मैं और आपके लिए जो है बिंदुसार पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर, हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, जो भी शासक रहेंगे मैं सब पर बारी बारी से और एक एक स्टैटिक जीके टाइप का वीडियो बनाऊंगा। किसी भी कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव एग्जाम से मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तरा पथ का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं प्रांत में। उत्तरा पद के बाद आ जाएगा आपका मान लीजिए मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत, दक्षिणा पंथ या दक्षिणा प्रांत का बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है कलिंग का, और कलिंग के बाद हम लोग बात करेंगे जो है सबकी राजधानी का। उत्तरा पथ की राजधानी क्या है, दक्षिणा पथ की राजधानी क्या है, मध्य प्रांत की राजधानी क्या है और प्रासी की राजधानी क्या है। प्रासी को ही हम लोग मध्य प्रांत कहते हैं। प्रासी हो गया, उत्तरा पथ हो गया, प्रांति हो गया, दक्षिणा पथ हो गया, कलिंग हो गया, अवंती राष्ट्र हो गया। अवंती जो मार्ग था, ये अवंती जो जगह है ये उज्जैनी इसकी राजधानी है। और उज्जैन से होकर ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत के शासकों से व्यापार, युद्ध का रास्ता और उन तक पहुंचा जा सकता था। ये बीच में पड़ता है उज्जैन। चलिए उत्तरा पथ की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरा पथ की राजधानी जो है ये तक्षशिला है। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां पर चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य जैसे गुरु वहां सभी को शिक्षा देते थे। और अशोक के दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ जो है उन्होंने उसको क्रांति लिया और लोहा लिया कि चलिए आप जो है आप तैयार होइए और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराइए। उनको एक एक चीजों में प्रांगत किया। प्रासी की यदि हम बात करें तो प्रासी की राजधानी हो जाता है पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। हम दक्षिणा प्रांत की बात करें तो दक्षिणा प्रांत में जो इसकी हो जाएगी ये सुवर्णगिरी हो जाएगी। सुवर्णगिरी देखिए नाम से ही परिचित है। सुवर्णगिरी मतलब सोना का क्षेत्र, जहां सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में यानी कर्नाटक में हो जाएगा। कलिंग की बात करें तो कलिंग की राजधानी तोसली हो जाएगी कलिंग की राजधानी। और यही कलिंग है जहां से हमें अशोक ने जो है यहाँ पर कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में, ताकि वो समुद्र के रास्ते व्यापार कर सके और साथ ही साथ दक्षिण भारत तक विजय अभियान कर सके। अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन जो नगर है उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन जो शहर है ये क्षिप्रा नदी के पास बसा हुआ है। तो हम बात करते हैं प्रांतीय स्तर पर अशोक का शासनकाल को, तो उत्तरापथ याद करिए फिर से। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, प्रासी की राजधानी पटना, प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्रा, दक्षिणा प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी और कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैनी। अब हम लोग आते हैं अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक जो कि भेरी घोष, अशोक जो थे जिन्होंने भेरी घोष की बात की और युद्ध के बल पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार सर्वप्रथम किया। लेकिन अशोक का क्यों हृदय परिवर्तन हो गया? अशोक जो है एक तलवारबाज से, एक शौर्य शासक से अशोक कैसे एक बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं? अशोक के जीवन में ऐसे क्या घटना घट गई? अशोक ने ऐसा क्या देखा और अशोक किस प्रकार से जो है शस्त्र को त्याग देते हैं? तो अशोक जब 261 ईसा पूर्व में, अशोक 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व यानी बीसी में जब अशोक कलिंग के राजा से, कलिंग क्षेत्र से युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो जब उसकी लड़ाई हुई तो लड़ाई भी 1-2 दिन नहीं चली, लड़ाई भी काफी दिन चली। और जब वहां के सभी पुरुषों को युद्ध में मार दिया गया, लगभग उसमें 50,000 लोग घायल हुए और बहुत सारी औरतें विधवा हो गई। तो
वहाँ की रानी और उनकी पुत्री और वहाँ के जितने महिला जो है महिला जो है जितनी शस्त्र लेकर महिला तैयार हो गई कि नहीं आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अशोक का जो है इस बात को देखकर और अशोक से बहुत जब बातचीत हुई तो उससे पूछा गया, जब अशोक ने अपना सेनापति को भेजा कि कहो कि ये महिलाएं हथियार डाल देगी, मैं महिलाओं पर शस्त्र उठाना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ की जो है महिलाएं जो कि वीरंगना होना चाहती थी, वीर गति को प्राप्त होना चाहती थी, अशोक जैसे सम्राट से लोहा लेना चाहती थी, उन्होंने कहा क्या तुम अशोक हो? बोला मैं अशोक नहीं। बोला जाओ तुम अपने राजा अशोक को भेजो, अपने सम्राट अशोक को भेजो, मैं उससे युद्ध लड़ना चाहती हूँ। जब अशोक ने ये बात सुना तो उनमें युद्ध के जगह पर दया भाव आ गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने रक्त रंजित नदी को देखा, वही नदी जो कलिंग के बगल में दाया नदी नाम पड़ता है, दाया पड़ता है कलिंग उड़ीसा में एक नदी था दाया, और इसी नदी के सीमा पर युद्ध लड़ा गया था। इस दाया नदी में खून की नदियां ये बन गई, इतने ज्यादा लहूलुहान हो गए थे सिपाही, इतने ज्यादा जो है वीरगति को प्राप्त कर गए थे। इस नदी का पूरा पानी खून से सरोवर हो गया, लाल हो गया, रक्त रंजित हो गया। तो अशोक ने इन बातों को ध्यान में देते हुए और उन्हें समझा कि युद्ध जो है विजय नहीं है, युद्ध विजय नहीं है, युद्ध विनाश है। इसलिए आप जो है उसे उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और युद्ध के स्थान पर भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की, यानी कि मैं अब सभी शस्त्रों को त्याग करता हूँ और धर्म की नीति पर चलूंगा। तो अशोक जो है धर्म के रास्ते पर चले आया। कब? कलिंग युद्ध के पश्चात। किस युद्ध के पश्चात? कलिंग युद्ध के पश्चात। ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में। क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन आता है जो है एमसीक्यू में, आपके पुलिस के एग्जाम में आएंगे, दरोगा के एग्जाम में आएंगे, बीपीएससी, जेपीएससी, टीचर, जेएसएससी, बीएसएससी, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, कि अशोक सम्राट बनने के बाद, राजगद्दी हासिल करने के बाद, कितने वर्षों के बाद वो जो है कलिंग पर आक्रमण किए? तो 8 वर्षों के बाद। एनसीईआरटी 9 वर्ष लिखते हैं, लेकिन 8 या 9 आपको जो भी ऑप्शन में मिले, यानी 8 वर्ष के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे अशोक जो है कलिंग को क्यों जीतना चाहता था, तो अशोक कलिंग को इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि वो समुद्र के रास्ते व्यापार करना चाहता था। दूसरा, वो दक्षिण भारत तक पहुंचना चाहता था, वो मैसूर तक पहुंचना चाहता था, वो तमिलनाडु तक पहुंचना चाहता था, वो कन्याकुमारी तक पहुंचना चाहता था। तो उसकी साम्राज्य विस्तार नीति ने और उन्होंने जो है प्रेरित किया कि मैं कलिंग को जीतूंगा। आप युद्ध जीत सकते हैं, आप जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आप इस सीमा को या अपने आप को शांत नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपके जीवन में भी किसी से थोड़ी बहुत मनमुटाहट हो जाती है, तो भले आप कहते हैं कि हमने उनको 10 बार सुना दिया, लेकिन आपको कहीं न कहीं लगता है कि आपका जीवन जो शांति के रास्ते पर चल रहा था वो कुछ दिनों तक अशांत बना हुआ है। तो अशोक पूर्णतः जो है अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया। अब अशोक के हम लोग आते हैं धम्म विस्तार की नीति पर। अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धम्म को अगर हम अभी के संदर्भ में देखें तो धम्म का अर्थ होता है धम्म। आपके किताब में धम्म लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक में धम्म लिखा है, आप उसको समझिएगा। अशोक ने धर्म का प्रचार किया, अशोक ने धम्म का प्रचार किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे, उन्होंने जब उनको शांति भाव में देखा तो पूछा कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं? तो उसने कहा कि ना मेरा कोई दुश्मन है और जिसके कारण से मैं अपने साधना में विलीन रहता हूँ। तो अशोक को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कराया, जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। अशोक
प्रारंभ में हिंदू धर्म से प्रभावित था और वो शैव का उपासक था। ध्यान दीजिएगा, अशोक जो है प्रारंभ में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से प्रेरित था, वो शैव का उपासक था, वो शिव की आराधना करते थे, शैव का उपासक था। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सुना, उन्होंने बारीकियां से समझा, उनके गुरुओं के उपदेश सुने, तो अशोक धार्मिक व्यक्ति बन गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे हम लोग आते हैं अशोक का नामकरण। अशोक का नामकरण क्या है? अशोक ने स्वयं को किस किस नाम से पुकारा, अशोक को किस नाम से जाना गया, और अशोक को अगर हम बात करें कि अशोक को कहाँ और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि अभिलेखों में अशोक को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? अशोक को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? अशोक को बात करें पुराणों में क्या कहा जाता है, तो अशोक को अभिलेखों में अशोक को देवानाम पीरी कहा जाता है। अशोक को अभिलेखों में देवानाम पीरी कहा जाता है, यानी कि सभी देवताओं में पीरी। अशोक सभी देवताओं में पीर थे, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, और ये अशोक वर्धन जो कहा गया, इसे पुराणों में कहा गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी अशोक का नाम आएगा, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग कलिंग युद्ध को देखते हैं, तो कलिंग युद्ध को मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, फिर से आप लोग देख लीजिए। अशोक को अभिलेखों में कहा गया देवानाम प्रिय, यानी कि वो सभी देवताओं में प्रिय हैं। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। और अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इस 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण आपका सबसे पुराना पुराण आ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आपके चारों बौद्ध संगतियों के बारे में। तो चारों बौद्ध संगति जो हुई थी, जहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध धर्म का संगति का आयोजन किया गया, उससे आपको कितनी क्वेश्चन बनती है। मैं मैप को पहले इसलिए बना दिया था कि आप लोग मैप के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पर आपका जो है अशोक का साम्राज्य विस्तार क्यों है, कहाँ तक है। मैंने साम्राज्य विस्तार को समझाने के लिए ही आपको बताया कि हिंदू कुश जो है सबसे उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान के क्षेत्र तक था। और अशोक मिस्र और जो है मौर्य वंश के जो शासक थे, ये यहाँ पर मिस्र के राजा थे, मिस्र के जो शासक थे, वहां से भी व्यापार होता था मौर्य वंश का। और दक्षिण में मैसूर तक साम्राज्य का विस्तार था, जबकि पूरब में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार आदि तक भी विस्तार था। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार भी करवाया, जो मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, अपने पुत्र राजेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और श्रीलंका, जिसे कि हम लोग पहले सिंगली द्वीप के नाम से भी जानते थे, तो उसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि चारों बौद्ध संगतियां, देखिए कितने क्वेश्चन चारों से बनते हैं, और मैं कहूं कि इससे 16 क्वेश्चन बन जाते हैं। चारों बौद्ध संगति, देखिए किस प्रकार से चारों बौद्ध संगति है, और चारों बौद्ध संगति कब कब हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। किस किस शासन के शासन काल में हुआ था, ठीक है, और किसने ये करवाया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति। आप लोग नोट करते जाएंगे, प्रथम बौद्ध संगति या संगति। दूसरा में देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। तीसरा में आ जाएंगे तृतीय बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति।
चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इस समय जो प्रथम बौद्ध संगति हुए थे ये किनके समय में हुआ था, यानी कौन इसके इस समय के शासक थे, किसने करवाया था। यदि करवाया है अपने समय में तो ये निश्चित बात होती है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनको जो है विस्तार करने वाले थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए थे। तो सबसे पहले आप ट्रिक के थ्रू याद करेंगे और बाद में इसका ट्रिक है अका अक। फिर से ध्यान देंगे, अका अक, अका अक, अका अक, ठीक है। दूसरे हम लोग अगर देखेंगे कि ये चारों बौद्ध संगतियां कहाँ हुई, तो कहाँ हुई यानी कि स्थान, किस स्थान पर हुए, तो आप लोग याद रखिएगा रावय पाकू। क्या याद रखेंगे, रावय पाकू। क्या याद रखेंगे, रावय पाकू आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग अगर तीसरी बौद्ध संगति की बात करें, और अगर हम तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। इसके बाद स्थान हो गया, स्थान के बाद हम लोग देखेंगे इनका शासन काल, ठीक है, शासन देख लिए। उसके बाद कब हुई थी, यानी कब किस ईस्वी में हुई थी, तो इसको हम लोग देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगतियां कब हुई थी, इसको भी हम लोग देखेंगे। और जो है चारों को हम लोग याद करेंगे, चारों को हम लोग समझेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कब कब हुआ, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस समय ये जो बौद्ध संगतियां हुई उसमें अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे। तो मैं अब क्वेश्चन सबसे पहले बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन कितने आ जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगतियां किस स्थान पर हुई, ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगतियां कब हुई, फिर वही ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तीसरी बौद्ध संगतियां कब हुई, फिर ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगतियां कब हुई, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। हम कहेंगे प्रथम बौद्ध संगतियां जो है किसके शासन काल में हुई। आंसर हम देंगे आपका अशोक, आंसर देंगे अजातशत्रु, आंसर देंगे कालाशोक, आंसर देंगे आपका कनिष्क, ऑप्शन देंगे तो चारों में कोई होगा। तृतीय बौद्ध संगतियां किसके शासन काल में भी, कौन शासक थे, ठीक है, इस राजवंश के थे। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई और चतुर्थ बौद्ध संगतियां कब हुई, तो ये सब को भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगतियां के समय अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार से आप देखते हैं 16 क्वेश्चन। और मैं बात दावे के साथ कहते हूँ कि किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार एसएससी के एग्जाम में अगर हम बात करें, बीपीएससी के एग्जाम में बात करें, तो बिहार एसएससी में ये सारी घटना बिहार में घटित हुई, मगध में घटित हुआ, तो ये क्वेश्चन तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन बन ही जाता है। चलिए हम लिखते हैं, समझते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का के आयोजन के समय शासक कौन थे, तो ये थे कौन, आपका अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु, जो कि किस वंश के थे अजातशत्रु, अजातशत्रु जो थे आपके हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और उसी के पुत्र अजातशत्रु थे। और हर्यक वंश को पृथहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पिता की हत्या करके ही, यानी बिंबिसार ने अजातशत्रु की हत्या करके, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने करके जो है अपना सत्ता हासिल किया था, इसलिए इसे पृथहंता वंश कहा जाता है। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था, के शासक कौन थे, के शासन काल में हुआ, तो उसका नाम था कालाशोक। अगर हम तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था, महान सम्राट अशोक, सम्राटों का सम्राट अशोक, देवताओं में प्रिय अशोक, देवानाम प्रिय अशोक,
अशोक वर्धन अशोक। और चतुर्बौध संगति में किसके समय में हुआ? कुषाण वंश के शासक महान